करना आपकी शक्ति में नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नागरिक हूँ और वोट देना चाहता हूँ, तो आप तय कर सकते हैं। द्विवेदी ने कहा कि हाँ, और द्विवेदी ने कहा कि नागरिकता में अब 3 श्रेणियाँ हैं, ए, बी, सी, बी और सी श्रेणियों के लिए यदि माता पिता कट ऑफ से पहले पैदा हुए तो बात खत्म, हम सेक्शन 3 से विचलित नहीं हो रहे हैं। यदि आपके माता पिता वहाँ हैं तो हम स्वीकार करते हैं। द्विवेदी ने कहा कि फिर विवाद किस उम्र तक होगा? 1986 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए एक मानदंड निर्धारित है, ये अभी इन्होंने कहा। जी 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 बिल्कुल। और यहां पर द्विवेदी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो हम इसे स्वीकार कर रहे हैं और हम उदारता दिखा रहे हैं। भले ही आपका नाम, आपका 2003 की सूची में कोई संबंध न हो, आधार कार्ड के साथ 11 दस्तावेज पर्याप्त होंगे। पूरा देश जानता है कि हमें कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे, इसलिए भविष्य में यह समस्या नहीं होगी। ये मापदंड धारा 3 के अनुरूप है। यहां पर धारा 3 को लेके आ रहे हैं और इस यहां पे साफ साफ कह रहे हैं कि आधार कार्ड अगर आपके पास, तो 11 दस्तावेजों में से एक के साथ आधार कार्ड, हाँ, देख लें, देखिए 11 दस्तावेजों में के साथ साथ आप आधार कार्ड दीजिए, यानी घुमाकर फिर वहीं पहुंच रहे हैं जिसके बारे में बार बार किसी ने भी अपील दायर नहीं की। जो बिहार की बात है, 65 लाख लोगों के नाम जो काटे गए बिहार में, उनमें से किसी ने भी अपील नहीं की, किसी ने भी शिकायत दर्ज कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख नहीं किया। जिन मतदाताओं को मतदान से बाहर कर दिया गया है उनमें से कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया है। हमारे पास सिर्फ एडीआर, पीयूसीएल और राजनीतिक नेता ही आए हैं और कोई नहीं आया है, ये बात यहां पर कह रहे हैं। बार बार वो राकेश द्विवेदी यहां कह रहे हैं कि यही लोग यहां पर लड़ने के लिए आ गए हैं, लेकिन जिनके नाम काटे गए हैं वो तो आए ही नहीं। हाँ, जिनके नाम दिए गए हैं वो तो कोई आए नहीं, ये भी कहा उन्होंने। और फिर आगे ये फिर जस्टिस बागची ने उनसे पूछा कि भाई आपका एसआईआर प्रपोजल है वो क्या करता है? यह 2003 के बाद के वोटर्स को फेज आउट कर देता है। इस पर द्विवेदी ने कहा कि हम 2005 की आखिरी वोटर लिस्ट ले रहे हैं, यहाँ तक कि समरी इंक्लूजन भी ले रहे हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि याचिकाकर्ता लाल बाबू हुसैन मामले पर बहुत जोर दे रहे हैं। लाल बाबू हुसैन का मूल आधार यह है कि अगर मेरा नाम वोटर लिस्ट में है तो ये माना जाएगा कि मैं योग्य हूँ। वोटर लिस्ट चाहे एसआईआर समरी लिस्ट हो, यह आधिकारिक कार्य की नियमितता देती है। हम न्यायिक जांच की ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगर आपका 2003 से बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है, 2003 की लिस्ट में कोई माता पिता नहीं, तो आधार कार्ड भी होगा। जी जी बिल्कुल, आधार कार्ड होगा। इसका जिक्र तो बार बार आता है कि आधार कार्ड रहना भी चाहिए, लेकिन बात यही है कि आधार कार्ड के साथ साथ कह रहे हैं 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज भी हो। बात यह भी है कि अगर या तो आपका नाम, आपके माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में होना चाहिए, और 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आपका आधार कार्ड जो है, इनमें 11 डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद आधार कार्ड विल डू इट। यहां साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें से 11 दस्तावेजों में से एक आधार कार्ड भी होगा, ये कहा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात यहां कही जा रही है। जी बिल्कुल। और ये भी कह रहे हैं इसके बाद कि 65 लाख लोगों में से किसी ने भी अपील दायर नहीं की है। कोई भी जो है WP फाइल लेने के लिए हाईकोर्ट नहीं गया। जिस भी वोटर को बाहर किया गया है वह WP फाइल करने के लिए आगे नहीं आया है। हमारे पास ADR, PUCL और राजनीतिक नेता हैं, और 326 के तहत हमारा कर्तव्य है कि हम वोट देने के अधिकार को ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर बनाएं। अगर वोटर नहीं होंगे तो चुनाव आयोग के होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारा काम वोटरों के रजिस्ट्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर बनाना है। लेकिन कार्ड दिए हमने जो है वो लगभग 10 करोड़ के आसपास नाम अब तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें 10 करोड़ नाम की बात जो आ रही है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे कही जा रही है। और इसके साथ साथ एसआईआर, जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से इस पर सुनवाई लगातार चल रही है, और यही एसआईआर की बात अब जो सुनवाई है लगभग फाइनल स्टेज पे है। इसकी संवैधानिकता की जांच की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, और संवैधानिक रूप से क्या ये सही है, कितना सही है एसआईआर करवाना, इस पर और सरकार की तरफ से अपना पक्ष लेते हुए अपनी बात, अपने बयान, दलील यहां पेश करते हुए राकेश द्विवेदी जो चुनाव आयोग की तरफ से खड़े हैं यहां पर, वो अपनी बात रख रहे हैं। और आगे क्या कुछ चल रहा है अमलेंदु जी? हाँ, अभी तो यही कह रहे हैं कि मतलब 326 का हवाला दे रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई जब आप 326 के आधार पर वोटर लिस्ट तैयार करते हैं तो कुछ लोगों का बाहर होना तय है। अगर कोई मर गया है, अगर कोई शिफ्ट हो गया तो उसे बाहर किया ही जाएगा। लेकिन ये मर गया है, शिफ्ट हो गया, उसे बाहर किया जाएगा। शिफ्ट हो गया तो उसे बाहर कैसे किया जाएगा? मतदाता सूची में तो रहेगा, जहां शिफ्ट हो गया वहां की मतदाता सूची में होगा। और आपने तो उठा के सिरे से साफ कर दिया कि नए सिरे से आप फॉर्म 6 भरिए। इसका जवाब नहीं आ रहा है राजीव जी अभी।
बिल्कुल बिल्कुल इसका जवाब नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात यहां पे। और एसआईआर पर दोस्तों, एसआईआर पर सुनवाई हो रही है और 326 यहां पर बार बार राकेश द्विवेदी 326 का जिक्र कर रहे हैं, आर्टिकल 326 का। और राकेश द्विवेदी यहां पे कह रहे हैं कि अनुच्छेद 326 के तहत हमारा कर्तव्य मताधिकार को अधिकतम और सर्वोत्तम बनाना है। ये मतदाता नहीं होंगे तो चुनाव आयोग के अस्तित्व का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इसलिए हमारा काम मतदाताओं के पंजीकरण को अधिकतम और सर्वोत्तम बनाना है। आप ये बात तो कह रहे हैं, अपने काम का जिक्र तो कर रहे हैं अमलेंदु जी, लेकिन इसमें मतदाताओं को काट रहे हैं। आपके पास मतदाता अगर नहीं जा रहे हैं तो मतदाता की लिस्ट आप हटा दे रहे हैं, नाम लिस्ट में से आपका उनका नाम हटा दे रहे हैं और फिर उसके बाद आप अपने कर्तव्य का यहां जिक्र कर रहे हैं। यह बात यहां बड़ा हास्यास्पद तो लगती है बात, लेकिन अब क्या किया जाए, चूंकि चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के वकील साहब हैं और वो बात अपनी रख रहे हैं यहां पे। और यहां पर कह रहे हैं कि जैसा कि बेंच ने कहा है, राकेश द्विवेदी कह रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि जैसा कि बेंच ने कहा है कि जब आप अनुच्छेद 300 या आर्टिकल 326 के तहत मतदाता सूची तैयार करते हैं तो मृत्यु, पलायन आदि के आधार पर लोगों का नाम सूची से बाहर होना तय है। 18 वर्ष की आयु सीमा तक तय होने का मतलब ही है कि 0 से 18 वर्ष तक की आयु के लोगों का नाम सूची से बाहर होना तय है। बहिष्कार, इनको बाहर निकालना निहित है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्वयं जिनकी मृत्यु हो गई है, याचिकाकर्ता मृत लोगों को मतदाता सूची से में क्यों शामिल करवाना चाहते हैं? तमिलनाडु या पंजाब में पलायन कर चुके लोगों को बिहार की सूची में क्यों रखा जाना चाहिए? क्योंकि कोई इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। ये यहां पर अब पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू हो गई राकेश द्विवेदी की तरफ से। जैसे राकेश द्विवेदी के जो मेन बॉस हैं, यानी जो चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वो जैसे पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं वैसे ही राकेश द्विवेदी यहां पर नजर आ रहे हैं अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे ये कोई जनसभा में खड़े होकर जो है वो भाषण दे रहे हो, इसी तरीके से राजीव जी आ रहा है। और कह रहे हैं कि जैसा कि बेंच ने कहा है कि जब आप 326 के तहत मतदाता सूची बनाते हैं तो मौत, माइग्रेशन वगैरह के आधार पर लोगों को बाहर ही किया जाएगा। 18 साल की उम्र तय करने का मतलब ये है कि 0 से 18 साल के लोगों को बाहर किया जाएगा। बाहर करना तो तय है, सबसे जरूरी बात बाहर करने का कारण तो मौत ही है। याचिकाकर्ता क्यों चाहते हैं कि मरे हुए लोग वोटर लिस्ट में हो? जो तमिलनाडु या पंजाब चले गए हैं वे बिहार की लिस्ट में क्यों होने चाहिए? क्योंकि इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। मतलब उल्टी बात बता रहे हैं। 324 जो चुनावी लिस्ट तैयार करना, इसमें यह बात शामिल है कि तैयारी में रिवीजन भी शामिल है। अनुच्छेद 325 इसका मकसद क्या है? हर चुनावी क्षेत्र के लिए आम चुनावी लिस्ट, तो एक बार जब डिलिमिटेशन हो जाता है तो हर क्षेत्र के लिए एक अलग चुनावी लिस्ट होती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हर क्षेत्र के लिए अलग चुनावी लिस्ट। यहाँ पर चुनावी लिस्ट की बात हो रही है और मतदाता सूची कैसे तैयार करते हैं, कैसे तैयार होना चाहिए, 18 साल से कम उम्र के लोगों की बात हो रही है। उसके बाद उनको हम मतदाता सूची में क्यों रखें, इसकी बात हो रही है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आखिर अलग अलग रीजन में अलग अलग जेंडर, अलग अलग रेस, कास्ट, इन सब में, और उस हिसाब से हम यहाँ मतदाता बनाते हैं। और आखिर यहाँ राकेश द्विवेदी कह रहे हैं अनुच्छेद 300 आर्टिकल 324 मतदाता सूची तैयार करना, और इसलिए इसमें निहित है कि तैयार करने में संशोधन भी शामिल है। आर्टिकल 324 का हवाला दिया जा रहा है जिसमें साफ कहा गया है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची बनाएगा, उसमें संशोधन भी कर सकता है। आर्टिकल 25 की बात, 325 की बात कर रहे हैं, इसका दायित्व क्या है ये पूछ रहे हैं। खुद राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची, इसीलिए सूची तैयार करना, और इसके लिए वहां परिसीमन हो जाने के बाद प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग मतदाता सूची तैयार की जाएगी, ये उसमें कहा गया है। और फिर राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कि आम चुनावों में सभी निर्वाचन क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा अनुच्छेद है जो अपवादों पर है, और इसीलिए अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए केवल नागरिकता ही महत्वपूर्ण पहचान है। मुझे अन्य पहचानों, लिंग, जाति, धर्म आदि के प्रति तटस्थ रहना होगा। यानी लिंग, जाति, धर्म, इन सब से अलग, परे हटते हुए, परे होते हुए हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। ये बात यहां कही जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। ये गंभीर चर्चा, गंभीर सुनवाई चुनाव आयोग लगातार अपनी बात कर रहे हैं, यहां रख रहा है चुनाव आयोग, और उसमें राकेश द्विवेदी अपनी बात चुनाव आयोग की तरफ से रख रहे हैं।
हाँ, और आगे ये भी कह रहे हैं कि आम चुनाव सभी निर्वाचन क्षेत्र फोकस में होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दूसरा बहिष्करण पर है, इसलिए अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाने के लिए केवल नागरिक ही महत्वपूर्ण पहचान है। मुझे दूसरी पहचानों लिंग, नस्ल, जाति, धर्म आदि के प्रति अंधा होना होगा, यानी उसके प्रति मुझे ध्यान नहीं देना है। कानून के तहत भी अगर किसी के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट वगैरह है तो वह उसी के पास है, सिर्फ वही उसे पेश कर सकता है। यानी जो 11 दस्तावेज मांगे हैं तो इसलिए हमने मांगे हैं कि वो सिर्फ उसी के पास है, वही उसको पेश कर सकता है। ये एक तरफ आप नागरिकता तय भी नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नागरिकता के सबूत भी पेश करो। हाँ बिल्कुल, कानून के अनुसार भी अगर किसी व्यक्ति के पास हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है या पासपोर्ट है तो वो उसका मालिक है, केवल वही उसे प्रस्तुत कर सकता है जिसके पास ये है। और इसीलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं, हम नागरिकता नहीं जांच रहे हैं लेकिन नागरिकता के प्रूफ जरूर मांग रहे हैं। ये यहां पे नहीं कही गई ही बात और कही जा रही है अघोषित तौर पे, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो चुनाव आयोग यहां जो पहले बहुत सारे अलग अलग ढंग से दलीलें जो पेश की गई हैं इसी मसले पे और 11 याचिकाएं, उसके अलावा जब 12 और राज्यों में सेकंड फेज में एसआईआर की कार्रवाई चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, तब तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जो है वो भी पहुंचा हुआ है और इन सब ने भी याचिकाएं लगाई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर कि क्या ये पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो सही है या गलत है, इस पर यहां पर सुनवाई हो रही है अमलेंदु जी। और सुनवाई में क्या कुछ चल रहा है? हाँ, अभी तो राजीव जी यही द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि भाई जो दस्तावेज हैं, यानी पासपोर्ट है या हाई स्कूल की मार्कशीट है या जो भी कुछ है, तो ये उस व्यक्ति के ही पास होगी, तो इसलिए उसको उसी को ही प्रस्तुत करना होगा। तो हम उससे सिर्फ यही मांग रहे हैं, ये उनका कहना है कि हम चूँकि ये उसके पास है तो नागरिकता देखना है, तो इसलिए हमको वो देखना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हमको जिस समय हम इसको तय करेंगे तो उस समय हमको, मतलब हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति की जाति, धर्म के आधार पर पहचान जो है वो अप्रासंगिक है और केवल नागरिकता देखी जानी चाहिए। ये उनका तर्क है कि हम केवल नागरिकता देख रहे हैं और हम धर्म, जाति, व्यक्ति के आधार पर पहचान जो है वो हम नहीं कर रहे हैं, ये उनका कहना है द्विवेदी जी का। मतलब चुनाव आयोग की तरफ से वो अपनी बात रख रहे हैं राजीव जी। चुनाव आयोग की तरफ से यहां राकेश द्विवेदी अपनी बात जरूर रख रहे हैं। यहां पर यह भी दुहाई दे रहे हैं कि हम किसी की धर्म, जाति, ये सब किस संप्रदाय से आता है, किस जगह से आता है, कहां से बिलोंग करता है, ये नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन हम ये जरूर पूछ रहे हैं कि हाई स्कूल का मार्क्स, अगर आप यहां के नागरिक हैं तो हाई स्कूल या पासपोर्ट, इन सब ऐसे दस्तावेज तो होंगे ही, उन्हीं दस्तावेजों को मांग रहे हैं। और इन दस्तावेजों के साथ साथ हम आधार कार्ड भी कह रहे हैं कि आप इन 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड दे दीजिए और आपका काम हो जाएगा। ये बात यहां रखी जा रही है। यानी यहां साफ दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी कि चुनाव आयोग किसी भी ढंग से यह साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है कि हमारा जो प्रोसेस है वो सही है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ, ये कहा जा रहा है। सही है और ये हमारा अधिकार भी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिया हुआ है। चूंकि ये बहस एसआईआर कराने के लिए आपको अधिकार है कि नहीं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर ही हो रही है। और चुनाव आयोग से कहा गया था कि आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर अपना जवाब दाखिल करें, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे जवाब दाखिल कर रहे हैं। और उसमें धारा 324, 325, 326 अनुच्छेद जो हैं संविधान के, उनके हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने जब तर्क दिए थे राजीव जी, तो 327 की भी बात आई थी कि अनुच्छेद 327 जो है वो कानून बनाने की शक्तियां संसद को देता है, चुनाव आयोग को नहीं। और 327 तक द्विवेदी साहब आना नहीं चाहते हैं, 324 से 326 के बीच में ही झूल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे साफ साफ द्विवेदी कर रहे हैं, परिसीमन हो जाने के बाद प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग मतदाता सूची होगी। मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करते समय जाति या धर्म के आधार पर व्यक्ति की पहचान अप्रासंगिक है, केवल नागरिकता ही देखी जानी चाहिए। लेकिन जाति या धर्म के हिसाब से यहां जो पहचान
अप्रासंगिक है, व्यक्ति की पहचान अप्रासंगिक है, इसका जिक्र यहां क्यों आ रहा है यह भी बता दूं, क्योंकि कई अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं। यह जिक्र बार बार आया है, याचिकाकर्ताओं ने भी बताया है, कुछ प्रूफ भी दिए हैं। इसलिए यहां पर इस चीज को काटने के लिए यहां एक बात रखी जा रही है राकेश द्विवेदी की तरफ से, जो चुनाव आयोग के वकील हैं। और राकेश द्विवेदी जब अपनी बात रखते हैं तो पॉलिटिकल पुट वहां साफ दिखाई देता है, जबकि चुनाव आयोग जब अपनी बात रख रहा है तो पॉलिटिकल पुट नहीं दिखना चाहिए। चुनाव करवाना उनका काम है, लेकिन पॉलिटिक्स करना उनका काम नहीं है। निष्पक्ष पॉलिटिशियंस के जो राजनेता हैं, जो चुनाव के मैदान में खड़े हैं, उनका चुनाव, उनका निर्वाचन निष्पक्ष ढंग से हो, पारदर्शी तरीके से हो, यह काम जरूर उनका है, लेकिन उनका खुद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना काम तो नहीं है, जैसा ज्ञानेश कुमार करते हुए दिखाई देते हैं। अब उनके ही वकील राकेश द्विवेदी भी करते हुए जब यहां उस ढंग की बातें रख रहे हैं तो सुनाई पड़ रहे हैं। हाँ, और थोड़ा आगे बढ़ते हुए मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं द्विवेदी जी, और कह रहे हैं कि गहन जांच में भी अगर एसआईआर को 11 डॉक्यूमेंट से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत पड़ती है तो पहला हिस्सा हम देखेंगे। अगर माता पिता लिस्ट में तो हम नहीं देखते, लेकिन नहीं तो डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। हर बार जब मैं सुप्रीम कोर्ट में जाता हूं तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, एयरपोर्ट पर हम अपने डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। मैं ये कह रहा हूं कि यह बोझ का तर्क सही नहीं है। दुख की बात यह है कि आज हम अधिकारों पर तो जोर देते हैं, मोदी जी की आत्मा लगता है आ गई। दुख की बात यह है कि आज हम अधिकारों पर तो जोर देते हैं लेकिन कर्तव्यों पर नहीं। अधिकार और कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे अनुच्छेद 19 बोलने की आज़ादी मेरा अधिकार है, लेकिन मेरा संवैधानिक कर्तव्य है कि मैं अपना ज्ञान बढ़ाऊं। बोलने की आज़ादी गाली देने के लिए नहीं दी गई है। तो ये अब वो ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को ज्ञान दे रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि ज्ञान क्या है और क्या क्या जो संविधान में उनको है, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज हम अधिकारों पर जोर देते हैं लेकिन कर्तव्यों पर जोर। पिछले दिनों एक भाषण दिए थे नरेंद्र मोदी, उस भाषण में यही सेंटेंस उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्यपूर्ण है, हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं। और उदाहरण के लिए अनुच्छेद आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मुझे अधिकार है, लेकिन संवैधानिक कर्तव्य है कि मैं अपना ज्ञान बढ़ाऊं। भाषण का अधिकार दुर्व्यवहार के लिए दिया गया है। ये सारी बातें यहां कह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कह रहे हैं कि अगर एसआईआर में दस्तावेज मांगे गए हैं तो उन्हें पेश करना व्यक्ति की जिम्मेदारी है, न कि चुनाव निकाय की, चुनाव आयोग की। यह जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी उन्हीं पर है जिनको कार्ड चाहिए। जब मैं हवाई अड्डे या सुप्रीम कोर्ट जाता हूं तो मैं अपना पहचान पत्र दिखाता हूं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं यहां रोज आता हूं वगैरह वगैरह। बोझ पर जिम्मेदारी का यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। आज हम अधिकारों पर जोर देते हैं लेकिन कर्तव्यों पर जोर नहीं देते हैं। अधिकार और कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं, ये बात यहां कही जा रही है। और सबसे बड़ी चीज कि जब पहचान पत्र की आप बात कर रहे हैं कि हम जब एयरपोर्ट जाते हैं या हम जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, कहीं और जाते हैं, वहां पहचान पत्र देते हैं, तो पहचान पत्र आपने बना दिया है, उस पहचान पत्र के आधार पर जाते हैं, लेकिन उस पहचान पत्र को जीरो नहीं कर देते हैं। हम लोग ही अगर कई सारे पहचान पत्र हैं, अगर आपके पास वो पहचान पत्र कंटिन्यूअसली चला आ रहा है, उसकी अगर वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो आप रीअप्लाई करते हैं, लेकिन आपसे फिर से सारे वो दस्तावेज नहीं मांगे जाते हैं जो दस्तावेज शुरुआत में मांगे गए थे। तो यहाँ पे लेकिन आपके पहचान पत्र को ही, आइडेंटिटी कार्ड को ही खत्म कर दिया गया है और फिर से पहचान पत्र, फिर से आपको अपनी पूरी आइडेंटिटी साबित करने के लिए कहा गया है। ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है और आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है। इसीलिए ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है और एसआईआर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है, ये सब जानते हैं। और राकेश द्विवेदी यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं और उनसे कुछ सवाल जवाब भी हो रहे हैं, लेकिन राकेश द्विवेदी की बातें इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि वो चुनाव आयोग की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, चुनाव आयोग की बात रख रहे हैं, इसलिए यहाँ ज़रूरी है। लेकिन यहाँ आगे चर्चा और बढ़ती है। जी राजीव जी, बिल्कुल आगे बढ़ती है। और वो कह रहे हैं कि जब हम इलेक्टोरल रोल की बात करते हैं तो चुनाव आयोग को लोकतंत्र के लिए करना होता है। याचिकाकर्ता सुधारों में दिलचस्पी रखते हैं, राजनीतिक पार्टियां सीधे तौर पर दिलचस्पी रखती हैं क्योंकि वे सरकार बनाना चाहती हैं। तो क्या ये सभी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वे ज़मीन पर जाकर उन लोगों की मदद करें जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है? वे पंचिंग में व्यस्त हैं, वे 65 लाख नाम हटाए जाने को लेकर चिंतित हैं, लेकिन इस बात की चिंता नहीं है कि 33% लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया।
द्विवेदी जी कह रहे हैं कि बीमारी कहीं और है, अगर हम लोगों को बाहर नहीं ला पा रहे हैं तो उन्हें वोट देने के लिए मना नहीं पा रहे हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि मैं चुनाव आयोग की इस कोशिश को समझता हूं कि अमीर लोगों को आने और वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऊंची इमारतों के पास पोलिंग बूथ बनाए जाएं। ये राजीव जी एक तरह से तंज लगता है। इस पर सीजीआई ने जो है वह लाइटर मोड में हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि हमें हैरानी नहीं होगी अगर अगले चुनाव तक ऑनलाइन वोटिंग शुरू हो जाए। यानी एक और मतलब लाइटर मोड में ही सही, लेकिन एक और जो है आप कह सकते हैं कि उसको फ्रॉड की तरीके से मतलब एक नया जो है वो हो सकता है। उन्होंने लाइटर मोड में कहा कि हमें हैरानी नहीं होगी इस तरीके की बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब हम मतदाता सूची की बात करते हैं तो चुनाव आयोग का यह कर्तव्य है, ये बात कह रहे हैं राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की तरफ से, कि चुनाव आयोग का यह कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र के लिए यानी इस देश की डेमोक्रेसी के लिए इसे तैयार करे, मतदाता सूची तैयार करे। याचिकाकर्ता सुधारों की में रुचि तो रखते हैं, चुनाव सुधार में रुचि तो रखते हैं जो याचिकाकर्ता हैं, जिन 11 याचिकाकर्ताओं का जिक्र बार बार हो रहा है, जिसमें से 8 राजनीतिक दल हैं और उसके अलावा 3 जो यहाँ पर एनजीओ हैं, 2 एनजीओ और 1 इंडिविजुअल, इन सब की बात हो रही है। और राजनीतिक दल सीधे तौर पर इसमें रुचि रखते हैं क्योंकि वो सरकार बनाना चाहते हैं। तो क्या ये सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य नहीं है कि वो जमीनी स्तर पर उन लोगों की सहायता करें, मदद करें जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, पंजीकरण नहीं करवाया है? वे तो बस नाम दर्ज करने में व्यस्त हैं, वो 65 लाख नाम हटाए जाने को लेकर चिंतित हैं, लेकिन इस बात से चिंतित नहीं है कि मात्र 33% लोगों ने वोट क्यों नहीं किया, 33% लोगों ने वोट क्यों नहीं किया, 67% लोगों ने वोट किया, 33% लोगों ने वोट क्यों नहीं किया। राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को मतदान के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं तो समस्या कहीं और है। इस पर जस्टिस बागची कह रहे हैं कि मैं चुनाव आयोग के उस प्रयास को समझता हूं जिसमें अमीर लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऊंची इमारतों के पास मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसी पर चूंकि ये 2 जजों की बेंच, जस्टिस जोय माल्या बागची और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है, तो जोय माल्या बागची ने अपनी बात रखी कि ऊंची ऊंची इमारतों के पास आप प्रेरित करने के लिए उन लोगों को बुला रहे हैं जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, वहीं पर मतदान केंद्र बनाते हैं। इस पर सीजीआई थोड़ा सा मजाकिया लहजे में कह रहे हैं कि हमें आश्चर्य नहीं होगा कि अगले चुनावों में ऑनलाइन मतदान शुरू हो जाए। अगर ऑनलाइन मतदान शुरू करवाएंगे तो फिर वही होगा कि लोग घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, अपना घर में बैठे बैठे, लेटे लेटे, बैठे सोए हुए जैसे भी हो, खड़े खड़े आप मतदान कर देंगे ऑनलाइन अपने मोबाइल से, बात खत्म हो गई। मजाकिया लहजे में सही, लेकिन एक बहुत गंभीर बात यहाँ कही है जस्टिस सूर्यकांत ने, मुख्य न्यायाधीश ने, देश के सीजीआई ने, अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक तरीके से हस्तक्षेप किया बीच में सीजीआई ने, राजीव जी। और इस बीच जस्टिस बागची ने जो है थोड़े से कठिन सवाल भी राजीव जी पूछे हैं। और जस्टिस बागची ने, द्विवेदी ने कहा कि हमें बात यह है कि हमें 33% लोगों के वोट ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उन 10 से 20% लोगों की चिंता है जिनके नाम लिस्ट में नहीं है। यानी ये चिंता चुनाव आयोग को हो रही है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि हम शोर शराबे पर नहीं जा रहे हैं, हम नामों को हटाने यानी डिलीट करने की ज़मीनी हकीकत पर बात कर रहे हैं। क्या संदिग्ध नागरिकता वाले लोगों के आधार पर डिलीशन की कोई कैटेगरी रही है? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है चुनाव आयोग से कि आप ये बताइए कि क्या संदिग्ध नागरिकता के आधार पर लोगों का नाम डिलीट करने की कोई कैटेगरी रही है। अब देखना ये कि इस पर द्विवेदी साहब क्या जवाब देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर मुद्दा ये नहीं है, राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कि मुद्दा ये नहीं है कि हमें 33% लोगों के वोट न देने की चिंता नहीं है, हमें उन 10-20% लोगों की चिंता है जिनके नाम सूची में नहीं है। उन 10 से 20% लोगों की चिंता है जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। 10 से 20% लोगों के नाम आखिर क्यों नहीं है, यह सवाल भी है। और इस पर जस्टिस जोय माल्या बागची कह रहे हैं कि हम शोर शराबे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है इस एसआईआर को लेकर, हम नामों को हटाए जाने की जमीनी हकीकत पर ध्यान दे रहे हैं। आप आखिर नाम क्यों हटाए हैं, उसकी जमीनी हकीकत क्या है, यह समझना जरूरी है। जोय माल्या बागची कह रहे हैं क्या जो संदिग्ध नागरिकता वाले व्यक्तियों के नाम हटाने की कोई श्रेणी है, किसी कैटेगरी के जरिए आपने इसको हटाया है, यह पूछा जा रहा है यहां पर जस्टिस जोय माल्या बागची की तरफ से। अब आगे सुनवाई जारी है और बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा यहां चल रही है एसआईआर को लेकर। एसआईआर में आगे क्या कुछ हो रहा है ये भी हम आपके सामने रख रहे हैं। जोय माल्या बागची और भी यहां नहीं रुकते हैं, आगे भी कुछ कह रहे हैं। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि ये नाम नागरिकता की कमी के कारण नहीं हटाए गए हैं, आपके हटाने की कैटेगरी, तारीख, डुप्लीकेशन और माइग्रेशन है। ठीक,
इनमें से कोई भी वोट देने का अधिकार छीनना नहीं है। यानी जो आपने नाम डिलीट कर दिए, ये एक चीज़ स्पष्ट हो रही है राजीव जी, कि आपने कैटेगरी की जो है वो तारीख के आधार पर, डुप्लीकेशन माइग्रेशन के आधार पर जो नाम काटे हैं, तो नागरिकता छीनना नहीं है, वोट का अधिकार छीनना, मतलब वोट का अधिकार इससे नहीं छीन रहा है। कृपया हमें ये बताइए कि क्या संदिग्ध नागरिकता वाले व्यक्तियों के आधार पर हटाने की कोई कैटेगरी रही है? इसका जवाब नहीं है द्विवेदी साहब के पास, और वो कह रहे हैं कि मैं इसको चेक करके बताऊंगा। जी, चेक करके बताऊंगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे सवाल तो यही है, जब बहस हो रही है तो ये आपको आना था। इनके पास अभी तक 4 महीने से सुनवाई चल रही है। हाँ। 4 नहीं, 6 महीने से। आप याद कीजिए, पहली सुनवाई जुलाई महीने में हुई है, 10 जुलाई को पहले सुनवाई हुई है, और ये जनवरी चल रहा है। 10 जुलाई मतलब 7वां महीना, और ये आज की तारीख 15 जनवरी 2026, 10 जुलाई 2025, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सीधे 6 महीने हो गए। यहां पर जस्टिस बागची बोल रहे हैं कि हमें एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए एक चुनौती दिख रही है। मतदान से वंचित होने का मुख्य मुद्दा उभर रहा है। विलोपन पर आपका प्रस्ताव 3 श्रेणियों में, आपने जो नाम हटाए हैं उसमें 3 बातें आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, 3 कैटेगरी रख दी है आपने। पहली कैटेगरी डेथ है, दोहरी कैटेगरी जो है उसमें दोहराव यानी कि रिपीटेशन, एक नाम कई जगह। तीसरी कैटेगरी है प्रवासन, यानी आप कहीं और शिफ्ट हो गए, ये इससे ट्रांसफर, तो यानी मृत्यु, दोहराव और प्रवासन, यानी डेथ हो गए या रिपीट हो गई, एक जगह 2 नाम हो गए, एक आदमी के 2 नाम, या ट्रांसफर हो गया, कहीं और चले गए। इसकी छटाई, इस पर तो आप नाम हटा रहे हैं, लेकिन नागरिकता पर नहीं। और नागरिकता की बात अगर आती है, आप कह रहे हैं, तो फिर वो कहां है? इस विषय में बताइए आप। यहां पे पूछा जा रहा है, जस्टिस जॉय माल्या बागची थोड़ा सा कठिन सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, ये दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी। और चुनाव आयोग से जब पूछा जा रहा है तो चुनाव आयोग भी कुछ जवाब दे रहा है, सीजेआई भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तमाम बातें यहां आ रही हैं। क्या कुछ चल रहा है? द्विवेदी जी कह रहे हैं कि ये ओमस का बोझ जो है वो संवैधानिक कर्तव्य के रूप में ज्यादा पेश किया जाना चाहिए। यह सहयोगात्मक प्रयास है, ना कि टकराव के रूप में। प्रवासियों को आकर वोट देने के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इसके बावजूद लोग वोट नहीं दे रहे हैं। सीजीआई ने इस प्रकार की राजनीतिक पार्टियों को लोगों को बाहर आकर वोट देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यह उनका प्रमुख एजेंडा होना चाहिए। यह एक बहुत कीमती अधिकार है। तो सीजीआई ने यह तो माना कि मताधिकार जो है बहुत कीमती अधिकार है, लेकिन वो मत काटने के लिए ही चुनाव आयोग जुटा हुआ है। इस पर देखना है कि क्या है। और हालांकि जो बता रहे हैं द्विवेदी साहब कि प्रवासियों को आकर वोट देने के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं, यानी जो कपिल सिब्बल राजीव जी आरोप लगा रहे थे कि हरियाणा से बिहार के लिए ट्रेनें भेजी गई, तो ये आरोप क्या स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने तो कोई ट्रेन चलाई नहीं थी प्रवासियों के लिए। जी, तो ये कौन चला रहा है स्पेशल ट्रेनें? अगर द्विवेदी साहब ये भी बता दें तो मेहरबानी होती इस देश के ऊपर, थोड़ा उनका ऋण बढ़ जाता कि ये स्पेशल ट्रेनें जो है वोट डालने के लिए ये किसने चलवाई थी, ये भी बता देते। तो ये अभी नहीं बताया है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, यहां साफ साफ जिम्मेदारी को संवैधानिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। द्विवेदी कह रहे हैं ये एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, न कि टकराव की भावना से। प्रवासियों के लिए मतदान हेतु ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इसके बावजूद लोग मतदान नहीं कर रहे हैं। जो प्रवासी बाहर रह रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में रह रहे हैं, चले गए काम के सिलसिले में, उनके लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन लोग जो हैं वो मदद नहीं कर रहे हैं। इस पर सीजेआई आते हैं और वो कहते हैं कि राजनीतिक दलों को लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और प्राथमिकता बनानी चाहिए। ये एक अनमोल अधिकार है। राजनीतिक दलों का काम है कि वो लोगों को प्रोत्साहित करें और कहें कि वो आएं और मतदान करें। इस पर राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की तरफ से वो कहते हैं कि दायित्व, मुझे दायित्व समझ नहीं आता, लोकतंत्र कोई दायित्व नहीं है। ये बात यहाँ पे थोड़ा सा मजाकिया लहजे में सही, लेकिन कह रहे हैं कि बर्डन, आई डोंट अंडरस्टैंड बर्डन, डेमोक्रेसी इज नॉट अ बर्डन। यहाँ पर बर्डन की बात कह रहे हैं, और ये बर्डन जो है वो डेमोक्रेसी कोई बर्डन नहीं है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और राकेश द्विवेदी अपनी बात रख रहे हैं, यहाँ सीजेआई अपनी बात रख रहे हैं। सीजेआई यहाँ पर सवाल जवाब कर रहे हैं। सवाल जवाब नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है। सीजेआई कह रहे हैं कानूनी नागरिकता का निर्धारण या पहचान करने की प्रक्रिया भी सहयोग की प्रक्रिया है, न कि टकराव की। कानूनी नागरिकता का निर्धारण यानी कैसे आइडेंटिफाई किया जाए
कि ये लीगल सिटीजनशिप है और ये कानूनी नागरिकता का निर्धारण या पहचान करने की प्रक्रिया भी सहयोग की प्रक्रिया है, न कि टकराव की प्रक्रिया है। यानी ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्सरसाइज ऑफ डिटरमाइनिंग और आइडेंटिफाइंग द लीगल सिटीजनशिप इज एन एक्सरसाइज ऑफ कोऑपरेशन नॉट एडवर्सरियल। यहाँ पर साफ साफ जो बातें कही जा रही हैं वही कि ये टकराव नहीं होना चाहिए, यहाँ कोऑपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए। सीजेआई उसी बात को, मतलब एक इतनी लंबी आराम से जो सुनवाई चल रही है अमलेंदु जी, ये समझना जरूरी है कि आखिर इतनी सुनवाई, आराम से वाली सुनवाई क्यों चल रही है। हाँ, मतलब टाइम पास जो लग रहा है, क्योंकि माधव प्रवचन दे रहे हैं द्विवेदी जी। द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हम राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की प्रतियां उपलब्ध करा रहे हैं। क्या हमने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए हैं? यही मुख्य मुद्दा होना चाहिए। हम तो उनको मतदाता सूची उपलब्ध करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा क्या होना चाहिए? जो आप एसआईआर का मुद्दा लेके आए हैं, आप अगर हमारे ऊपर उंगली भी उठा रहे हैं तो आप ये मुद्दा बनाइए ना कि हम निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। हाँ। और कह रहे हैं हम पर दोष मढ़ना ठीक है अगर ये राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण से अनुकूल है। अगर उनको लगता है, राजनीतिक दलों को लगता है कि हमारे ऊपर दोष मढ़ के उनको खुशी मिलती है, तो फिर ठीक है, आप हम पर दोष मढ़ लीजिए। मतलब ये पूरी की पूरी कहें तो बैठ गए चार लोग, इस ढंग से माफी चाहूंगा। मतलब पंचायत में, गांव की पंचायत जो होती है उसमें बैठ के बातें करते हैं, उस तरीके से द्विवेदी अपना प्रवचन दिए चले जा रहे हैं। बिल्कुल। नए चुनाव आयोग के नए अधिवक्ता जो हैं, हालांकि बहुत सीनियर हैं द्विवेदी जी, लेकिन वो प्रवचन जिस तरीके से दे रहे हैं वो प्रवचन इसी तरीके से दिखाई पड़ रहा है जैसे गांव की पंचायत में बैठकर जो है घूरे पे बैठ के पंचायत होती है, तो वहाँ बैठकर अपनी बातें रख रहे हैं, भाषण पे भाषण, भाषण पे भाषण। अरे संवैधानिक उसकी बात करो ना, क्या है आपके पास अधिकार, क्या है आपसे पूछा जा रहा है, वो जवाब दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर आपको बहस करनी है कि आपके पास क्या इसका अधिकार है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टू पुट द ब्लेम ऑन अस, वेल इफ इट सूट्स द नैरेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ये साफ साफ आप हमारे ऊपर ब्लेम करना छोड़िए। ये राकेश द्विवेदी अपनी बात रख रहे हैं। राकेश द्विवेदी लगातार अब मुझे जहां तक लग रहा है कि इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी समय जो है वो अब बिताया जा रहा है, ऐसा यहां दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी। और यहां पर राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कि बात समझ में नहीं आती, ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। आप सरकार बनाने की होड़ में हैं, आप हमारे साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं और हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ साफ साफ कि आप हमारे साथ आइए। आपको सरकार बनाना है, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आप उसके लिए आपको हमारे साथ आना होगा, क्योंकि चुनाव करवाना हमारा काम है। सरेंडर हो जाइए, दूसरे शब्दों में कहा। बिल्कुल बिल्कुल सरेंडर हो जाइए। यही मतलब एक तरीके से कि आप एकदम खामोश हो जाइए और सरकार बनाना तो हमारे साथ मिलकर मत सरकार बनाइए। तो ये मतलब इसका मतलब स्वीकार कर रहे हैं कि 2024 में सरकार जो है क्या मिलकर बनी है राजीव जी, ये समझा जा सकता है। लेकिन अब बनी है नहीं बनी है ये पता नहीं, लेकिन मतलब जो उनका कहने का तरीका है उससे ये आभास जो है वो मिल रहा है कि शायद द्विवेदी जी कहना यही चाहते हैं कि भाई आप अगर सरकार बनाना चाहते, मतलब एक तरीके जब अब रोना गाना जो होता है राजीव जी वो शुरू हो गया कि भाई हम पे आरोप लगाने तो आरोप लगा लो भाई, कोई बात नहीं, हम पे आरोप लगा लो। अब इस तरीके की मतलब भाषा जो चुनाव आयोग की वो दिखाई पड़ रही है राजीव जी। जी, चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी अपनी बात यहां रख रहे हैं और बहुत गंभीर मसले पे यहां पर चर्चा हो रही है। एसआईआर को लेकर चर्चा और एसआईआर में दलीलें पेश की जा रही हैं, सुनवाई पेश की जा रही है। सुनवाई के दौरान जो तथ्य यहां रखे जा रहे हैं राकेश द्विवेदी की तरफ से, अब मुझे ऐसा लगता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि दलीलें लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब थोड़ा सा क्या करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को, ये यहाँ राकेश द्विवेदी बता रहे हैं। थोड़ी सी बातें यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी अपनी बात रखी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहाँ तक कह दिया कि अब तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सब ऑनलाइन ही वोटिंग कर देंगे और किसी को पोलिंग बूथ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा था राकेश द्विवेदी की तरफ से कि 33% लोग, 30% से ज़्यादा लोग जो हैं वो निकल के बाहर आते नहीं हैं। 33% लोग बाहर ही नहीं आते हैं वोट डालने के लिए। तो ये वोट डालने के लिए इतने लोग बाहर निकल के आए और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों को मदद करनी चाहिए। 10 से 20% लोग ऐसे हैं जो पिछले चुनाव में बाहर निकल के नहीं आए, उनको बाहर आना चाहिए और यहाँ इसमें मदद करनी चाहिए, चुनाव आयोग की मदद करनी चाहिए। ये बात यहाँ कही गई है चुनाव आयोग की तरफ से। और इसमें जो चुनाव
आयोग और दूसरा पक्ष है जो याचिका लगी हुई है, ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में है जहां सुनवाई चल रही है। सुनवाई में जो बातें हैं एसआईआर को लेकर एक निराशा जरूर है। हमारे तमाम दर्शकों में भी मैं देखता हूं कि निराशा लगातार होती है, क्योंकि हमारे दर्शक भी कहते हैं कि आखिर ये तो लगातार वही हो रहा है कि वहाँ सुनवाई चल रही है, लेकिन राज्य एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अभी तक ये चल रही है, ये बताया जा रहा है। तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन ये चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि 11 दस्तावेज जरूरी हैं, 11 में से किसी भी दस्तावेज के साथ आप आधार कार्ड लगा दीजिए, लेकिन आधार कार्ड ही 12वें दस्तावेज के रूप में मान्य होगा, ये भी अभी तक उस ढंग से खुल के नहीं कह रहा है चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि आप सरकार बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, आपको सरकार बनाना अगर है तो आपको हमारे साथ आना होगा, मिलकर काम करना होगा, ये बात भी यहाँ चुनाव आयोग कह रहा है। तो बहुत कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है, अलग अलग ढंग से अंतर साफ दिखाई दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि इसके जरिए क्या चुनाव आयोग चाहता है, क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं सबकी। अमलेंदु जी जी बिल्कुल, ये टिकी हुई हैं, इसी पर दिखाई कि अब क्या होगा इस पर, और आज इनकी बात पूरी होती भी है कि नहीं होती है, ये कहा नहीं जा सकता। अब देखते हैं कि आगे इस पर कर लिया, मतलब इस पर तो ठीक है, अब आगे क्या होता है इसको देखा जाएगा, और क्या आदेश आता है। आदेश आज तो नहीं आएगा राजीव जी, लगता है कि आज आदेश शायद सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि अभी और लंबी बातें पंचायत करना चाहते हो चुनाव आयोग के वकील साहब, तो बाद में अब तो इस पे फैसला ये है, इस पे अब फैसले की घड़ी आएगी। लेकिन एक बात इतना जरूर है, इतनी सी बात कि यहाँ पर विपक्ष ने, यानी जो याचिकाकर्ताओं का पक्ष है, उसने बहुत गंभीरता से अपनी दलीलें पेश की हैं। वो बहुत गंभीर मसला है और उसको अगर ध्यान दिया जाए और उस हिसाब से अगर आदेश आता है तो एसआईआर के खिलाफ आदेश जा सकता है, जैसी दलीलें पेश की गई हैं वहाँ पे इस पूरी सुनवाई के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल, इस सुनवाई के दौरान उसी तरीके की दलीलें पेश की गई हैं। और अब देखना ये है कि जो दलीलें पेश की गई हैं, अब जो जज साहिबान की टिप्पणियां आ रही हैं वो किस तरफ इशारा कर रही हैं, क्या किया जा रहा है, अभी कुछ अंदाज राजीव जी लगाया नहीं जा सकता। चूँकि जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची ने बीच में भी एक बात कही कि जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से लाल बाबू हुसैन मामले का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि ये इसमें आप नागरिकता नहीं कर सकते और आप कोई नाम नहीं काट सकते, ये बार बार आ रहा। तो यानी राजीव जी ये चूंकि 2 जजों और वो 3 जजों की बेंच, वो 3 जजों की बेंच थी, तो इसलिए 3 जजों की बेंच के आदेश को ये 2 जजों की बेंच नहीं काट सकती, इसके लिए 5 जजों की बेंच बनानी पड़ेगी। तो ये इसलिए मुझे लगता है राजीव जी कि अगर कानून के अनुसार फैसला होता है, तो जहाँ तक मेरी समझ है, तो फिर यहाँ पे चुनाव आयोग को हार देखने को मिलेगी और हो सकता है कि फिर ये 5 जजों की बेंच के लिए रेफर हो जाए, हो सकता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि 5 जजों की बेंच के लिए ये रेफर हो जाए। हो सकता है कि यहाँ पर जो फैसला दिया जाए वो फैसला राकेश द्विवेदी यानी चुनाव आयोग के खिलाफ जाए, ये भी हो सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है, उसका इंतजार है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आखिर इस फैसले में इससे में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। एसआईआर का मामला बहुत गंभीर मामला है और याचिकाकर्ताओं की तरफ से सबने दलीलें पेश कर दी हैं। इसमें बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और शंकर नारायणन, फिर उनके अलावा प्रशांत भूषण और बृंदा ग्रोवर, ये तमाम वकील यहाँ पर बड़े बड़े वकील रहे और इन लोगों ने अपनी दलीलें पेश की हैं। इसलिए ये ज़रूरी है। अब यहाँ हो जाता है कि सीजेआई, अच्छा दूसरी तरफ से इसी पूरे केस के दौरान जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ सूर्यकांत बन गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी सुनवाई के दौरान इसी सुनवाई के दौरान पहले वो सुन रहे थे इसको इसमें सीनियर जज की तरीके से, और अब जो है वो सीजीआई की तरीके से इसमें उपस्थित हैं और ये जो है वो उनके सामने है। और ये महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि मतलब सीजीआई के तौर पे जस्टिस सूर्यकांत के सामने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण केस जो यही आया है जिसमें लोगों का मताधिकार और नागरिकता तय करने के सवाल पर बहस हो रही है। हालांकि कहा यह है कि कई बार आया है कि पहले हम ज़रूरी मसले सुनेंगे, उसके बाद इस पर बातचीत करेंगे। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी मसला कोई नहीं रहा होगा। बहरहाल अपनी अदालत की समझ है कि वो किसको ज़रूरी समझे, किसको ज़रूरी नहीं समझे राजीव जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये अदालत के ऊपर है, अदालत का विवेक होता है कि वो किसको ज़रूरी समझे, किसको ज़रूरी ना समझे। लेकिन अदालत इस पूरे मामले पे अपने सारे सवालों को यहाँ रखते हुए और लगातार अब दोनों जज आपस में कुछ बात कर रहे हैं और इसलिए ये सुनवाई थोड़ी सी रुकी हुई है। दोनों जजों के बीच आपस में कुछ बातचीत चल रही है, गंभीर मसले पे बात चल रही है, क्योंकि अब ऑलरेडी सुनवाई बहुत लंबी हो चुकी है। 1 से 1.5 घंटे का वक्त मांगा था राकेश द्विवेदी ने फाइनल सुनवाई के लिए, और राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव आयोग के वकील हैं, उन्होंने और उनको 1 से 1.5 घंटे का समय दे भी दिया गया, 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त दिया गया है। अब राकेश द्विवेदी के पास भी उतना कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि राकेश द्विवेदी डिफेंस कैसे करें। हाँ बिल्कुल, डिफेंस कैसे करें ये आ रहा है। और प्रशांत भूषण ने इस समय कहा कि यूपी से सामने आने वाले दिलचस्प तथ्यों में से एक यह है कि करोड़ों ग्रामीण वोटरों की गिनती की गई। ग्रामीण वोटरों की गिनती के लिए राज्य चुनाव आयोग का तरीका SIR द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के वोटरों की गिनती के तरीके जैसा ही है। द्विवेदी ने कहा मिस्टर भूषण कई बातें कहते हैं, यूपी SIR के बारे में उनकी कोई याचिका नहीं है। भूषण ने कहा अखबारों में रिपोर्ट है राज्य चुनाव आयोग के नंबरों की तुलना में SIR में वोटरों की संख्या से की गई है। CGI ने कहा इस पर कि जब यूपी SIR का मसला आएगा तो हम इस पर विचार करेंगे। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश SIR का जब मसला आएगा तब इस पे विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश का जिक्र यहाँ छेड़ा प्रशांत भूषण ने, लेकिन CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने, कि इसमें जब वो मसला आएगा तब हम इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी इस मसले पर बात नहीं करेंगे। तो यानी ये साफ है कि अगर किसी राज्य में SIR में कोई गड़बड़ी पाई जा रही है, उस राज्य की तरफ से कोई याचिका या पर्टिकुलर उसी मसले पर कोई याचिका नहीं है तो उस पर सुनवाई नहीं करेंगे। इसको एक बृहत रूप में नहीं ले सकते हैं, जबकि SIR ओवरऑल देखा जाए तो एक बृहत सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट को जिस ढंग से इस पर विचार विमर्श होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जिस ढंग से इस पर सुनवाई होनी चाहिए, और क्या वो उसी दिशा में है, सुनवाई से लेकर अब रिजल्ट आने की बारी है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, बीच बीच में बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है अमलेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं कि आप इन सवालों के जवाब जो है वो आते हैं, कुछ की नहीं आते हैं राजीव जी, ये देखना होगा। और मुझे लगता है कि अब ये शायद सुनवाई पूरी हो चुकी होगी या आगे नहीं करना चाहते होंगे और कोई मसले होंगे, लेकिन अभी तो इस पर चल रहा है। चूँकि अभी जो बहस जो हो रही है वो प्रशांत भूषण और इनके बीच, द्विवेदी जी के बीच जो है इस मसले को लेकर हो रही है। एक तरह से देखा जाए यूपी का चूँकि मसला उन्होंने उठाया, हालांकि CGI ने इस पर हस्तक्षेप किया कि भाई जब यूपी का मसला आएगा तब यूपी के मसले पर बात करेंगे। तो लेकिन यूपी का मसला जब आएगा तब आएगा यूपी के मसले पे, लेकिन यहाँ जो जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया प्रशांत भूषण ने, सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने ये इशारा किया कि राजीव जी उत्तर प्रदेश में जो SIR हुई है उसमें जो राज्य चुनाव आयोग ने किया है ग्रामीण क्षेत्रों का, उसमें उनके मतदाता जो केंद्रीय चुनाव आयोग SIR करा रहा है उससे ज़्यादा आ रहे हैं जी। और इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया कि भाई ये राज्य का चुनाव आयोग जो है उसके अनुसार ये इतना है और जो केंद्रीय चुनाव आयोग कर रहा है उसके अनुसार इतना है, तो आखिर ये चल क्या रहा है जी। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है ये यहाँ जानना जरूरी है। लेकिन SIR बहुत महत्वपूर्ण है। SIR के जरिए पूरी की पूरी डेमोक्रेसी जो है वो तबाह हो सकती है या वो बन सकती है, सब कुछ हो सकता है। और इसलिए ज़रूरी है कि ये समझना और जानना कि आखिर SIR की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाएं जो हैं वो किस दिशा में है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, ये सब भी जानना जरूरी है। इसलिए इस कार्यक्रम में, इस लाइव में आप बने रहिए दोस्तों। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि SIR को गंभीर चुनौती जो सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही है, इसके संवैधानिकता को लेकर जो चुनौती दी जा रही है उसमें कितना दम है अमलेंदु जी। जी जी बिल्कुल, इसी को लेकर चल रही है। और आज चुनाव आयोग की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है और पक्ष रखा जा रहा है कि चुनाव आयोग को SIR कराने का संवैधानिक अधिकार है या नहीं। इसको लेकर जो है चुनाव आयोग की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं और चुनाव आयोग का दलीलें हैं कि उनको SIR कराने का अधिकार है और नागरिकता जांचने का भी अधिकार है। हालांकि वो नागरिकता जांच नहीं रहे, ये दलील दी जा रही है कि हम नागरिकता जांच नहीं रहे हैं, लेकिन हमको इसको नागरिक ही इसमें वोट दे पाएँ, इसलिए इसको अद्यतन करना हमारा अधिकार है और ये संविधान जो है हमको अधिकार देता है। ये उनकी तरफ से दलीलें दी जा रही हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तरफ से दलीलें पेश की जा रही हैं, लेकिन दूसरी दलील यहाँ पर कह रहे हैं राकेश द्विवेदी कि हमें लोकतंत्र को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, तभी लोग सड़कों पर उतरेंगे। अब यहाँ वी शुड टेक डेमोक्रेसी एज अ सेलिब्रेशन, ओनली देन पीपल विल कम आउट, तभी लोग आएंगे, बाहर निकल के वोट डालेंगे, ये कहा जा रहा है। यानी कि इसको आप उत्सव के रूप में मनाने की बात तो कर रहे हैं, क्या ये सचमुच आप उत्सव मनाने जा रहे हैं या कुछ और है, ये जानना। और यहाँ पर राकेश द्विवेदी लगातार जो पॉलिटिकल जो बयानबाजी है और कहीं ना कहीं एक भाषण, जो पॉलिटिकल भाषण होता है जो नरेंद्र मोदी देते हैं, वैसे भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं राकेश द्विवेदी, अमलेंदु जी। और क्या कुछ चल रहा है और यहाँ पे? हाँ, अभी राजीव जी, अभी इन्हीं पे आपस में उलझे हुए थे ये प्रशांत भूषण और राकेश द्विवेदी जो हैं, और उसके बाद सीजीआई ने हस्तक्षेप किया। फिर से जो है दोनों जज साहिबान जो है आपस में कुछ राजीव जी बातचीत कर रहे हैं। तो अब ये बातचीत क्या हो रही है कि इसको आगे सुना जाए, कि आगे बढ़ाया जाए, या इसको अब फैसला सुरक्षित किया जाए, इसको लेकर जो है वो बातचीत चल रही है। द्विवेदी जो कह रहे हैं कि हमको डेमोक्रेसी को जो है और एक कहा जाए सेलिब्रेशन की तरीके से हमको इसको लेना चाहिए, और ये तभी होगा जब लोग जो है वो बाहर निकल कर आएँ। तो यहाँ बहस इस पर हो ही नहीं रही है कि सेलिब्रेशन है कि नहीं है, जिस पर बहस हो रही है उस पर बात हो ही नहीं रही है। मतलब द्विवेदी साहब इस पर बात कर ही नहीं रहे हैं कि आपको अधिकार है कि नहीं एसआईआर कराने का। बात इस पर कर रहे हैं कि साहब लोग वोट डालने नहीं निकलते हैं और लोकतंत्र को एक उत्सव के रूप में लेना चाहिए। अरे उत्सव नहीं है लोकतंत्र भाई, लोकतंत्र को एक उत्सव के रूप में लेना चाहिए। लोकतंत्र उत्सव नहीं है, लोकतंत्र एक जिम्मेदारी है। जब चुनाव आयोग का वकील खड़े होकर इस तरह की बात करेगा कि लोकतंत्र को उत्सव के रूप में लेना चाहिए, तो समझा जा सकता है कि एक संवैधानिक संस्था जो है वो कितनी गंभीरता से काम कर रही है राजीव जी, कि आप लोकतंत्र को उत्सव बताए दे रहे हैं कि लोकतंत्र को उत्सव की तरीके से लेना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि अखबारों में खबरें हैं, राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों की तुलना एसआईआर में दर्ज मतदाताओं की संख्या से ज़्यादा है। और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत इस पर कह रहे हैं कि यूपी एसआईआर पर विचार आने पर हम इस पर गौर फरमाएंगे। आप यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी एसआईआर से रिलेटेड अगर कोई बात आएगी तो हम बात करेंगे, उस पर गौर फरमाएंगे, ये बात यहाँ कही जा रही है। यानी साफ दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी कि परिस्थितियां यहाँ चुनाव आयोग भी अब डर में है, और परिस्थितियां वो उस हिसाब से नहीं बनती हुई दिखाई दे रही हैं जैसे चुनाव आयोग चाहता रहा है, वो दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ हो सकता है कि मामला पलट जाए, इतनी लंबी बहस के बावजूद जो है हो सकता है कि चुनाव आयोग के हाथ पे राजीव जी कुछ ना लगे, चूंकि जो अभी चलते चलते जो जस्टिस जयमल्या बागची ने एक बात कही वो काफ़ी मार्के की है, और उन्होंने कहा कि हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि याचिकाकर्ताओं का जोर इस बात पर है कि लाल बाबू हुसैन मामले में एक बार किसी का वोटर लिस्ट में नाम आ गया तो उसका नाम काटा नहीं जा सकता। ये साफ तौर पे राजीव जी कहा गया है। तो इसलिए जो है इसको लेकर अब शंका ये उत्पन्न हो रही है कि एसआईआर के मामले में क्या चुनाव आयोग के हाथ खाली होंगे वहाँ से, सुप्रीम कोर्ट से, क्या इस तरह की चीज़ हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या आता है क्या नहीं आता है। बहरहाल अभी तो जो है चल रही है बहस, और राकेश द्विवेदी जो चुनाव आयोग के अधिवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, वो अपनी दलीलें जो है वो पेश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग के जो वकील हैं, सीनियर वकील, वो अपनी दलीलें चुनाव आयोग के लिए उनकी तरफ से पेश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इस हिसाब से कही जा रही हैं कि आखिर यहाँ जो एसआईआर जो की प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया कितनी यहाँ वाजिब है, और इसमें कितनी सच्चाई और संवैधानिक तौर पर ये कितना सही है, ये कहा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। राकेश द्विवेदी राजनीतिक दलों को भी कहते हैं कि आप भी मतदाताओं को बाहर, आप यहाँ पर सरकार बनाना चाहते हैं लेकिन मतदाता बाहर निकल के आए, ये भी आपका कर्तव्य है, आप इसको क्यों नहीं करते हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पे और इस हिसाब से चला जा रहा है। बिल्कुल राजीव, बहुत कुछ इस हिसाब से चला जा रहा है कि किस तरीके से मतदाता बाहर निकल कर आए। अब जो है वो द्विवेदी साहब का पूरा जोर जो है इस पर है कि मतदाता बाहर नहीं निकल रहा है, और फिर कह रहे हैं कि हमें चिंता इस बात की नहीं कि मतदाता बाहर नहीं निकल रहा, 30% मतदाता बाहर नहीं निकल रहा। चिंता तो इस बात की है कि जो मतदाता 10 से 20% जो है वो उनके नाम जो है वो इसमें नहीं आ पा रहे हैं, चिंता इस बात की है। और ये भी कह रहे हैं कि हम नागरिकता नहीं जांच रहे हैं, लेकिन जो है चूंकि हम हवाई अड्डे पर जाते हैं तो हमको अपने कागज़ दिखाने पड़ते हैं, और हम सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो भी हमको अपने कागज़ दिखाने पड़ते हैं। तो कागज़ दिखाना जो है वो बाध्यता है, तो इसलिए कागज़ दिखाए जाएँ, इसलिए हम कागज़ देख रहे हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है। राष्ट्रीय सुरक्षा से मामला है। आपकी पहचान पत्र हम कभी भी देख सकते हैं, मांग सकते हैं, और जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमको दिखाना होता है, वैसे ही अब हम मांग रहे हैं तो आप दिखाइए। सीधे शब्दों में यहाँ यही कहा गया है। और SIR पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई में दूसरा पक्ष यानी जो सत्ता पक्ष के सामने जिन याचिकाओं के साथ चुनौतियां लेकर आए हैं तमाम विपक्षी दल, वो यहाँ अपनी बात रख रहे हैं। और उनकी बातों में कितना दम है ये चुनाव आयोग अपनी बात रखते हुए बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सब कुछ सामने आएगा तब जब जजेज अपना फैसला या ऑर्डर जिसे कहते हैं वो देना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, और अभी तो कोई ऑर्डर की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है राजीव जी। हालांकि ये अभी इनका अपना सबमिशन चल रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, और चुनाव आयोग इस पर क्या करता है, मतलब क्या क्या और दलीलें अभी दी जाती हैं। जिस तरीके से भाषण अब दे रहे हैं द्विवेदी जी, उससे तो लगता है कि दलीलें पूरी हो चुकी हैं और टाइम पास जो है कर रहे हैं भाषण दे देकर, और देश का भी समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी और अदालत का भी। तो लेकिन बहरहाल वो अपना अधिकार है, चूंकि उनको जो भी बातें रखनी है वो अपनी बातें रखें। एक पक्ष है चुनाव आयोग का भी, वो भी सामने आना चाहिए, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। देखना ये होगा कि अदालत जो है किसके पक्ष को ज़्यादा गंभीरता से लेती है, और जो नागरिकों के अधिकारों की बात चल रही है, और अधिकारों की बात इस पर तो ज्ञान दे दिया द्विवेदी जी ने कि लोग अधिकारों की बात करते हैं लेकिन कर्तव्य की बात नहीं करते हैं। मोदी जी से विज़न ले लिया उन्होंने, तो दे दिया। तो अब देखना ये है कि चुनाव आयोग जो है क्या वो सुप्रीम कोर्ट जो है क्या वो नागरिकों के जो मताधिकार है उसकी रक्षा करता है कि नहीं करता है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा कर पाता है या नहीं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सुप्रीम कोर्ट में हालांकि समय लगभग खत्म की ओर है, और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ कहता है और कोर्ट में इस पर क्या फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है या कुछ और है, इन सब पर हमारी निगाहें